नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए बाल विकास के टॉप 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें जिस प्रकार से सीडीपी के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक उसी प्रकार से सीडीपी के टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 वर्ष और उससे अधिक। देखिए दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था का काल 6 से 11 वर्ष है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, बाल्यावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसका समय 2 से 6 वर्ष होता है। दूसरा है मध्य बाल्यावस्था, इसका समय 6 से 11 वर्ष होता है। और तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था, इसका समय 11 से 14 वर्ष होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार के साधन, परिवार। देखिए दोस्तों, बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए परिवार जिम्मेदार है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। और याद रखिएगा, स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार के साधन ये बच्चों के द्वितीयक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? ऑप्शन है एक संसाधन के रूप में, एक बाधा के रूप में, एक बोझ के रूप में, एक समस्या के रूप में। देखिए दोस्तों, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, बहुभाषी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक सदैव विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करता है, जिससे भाषाई विविधता वाली कक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? ऑप्शन है यह सीखना कि कैसे सीखना है, रट कर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, मानकीकरण। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह सीखना कि कैसे सीखना है, इसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? ऑप्शन है असफलता का डर, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सफलता के लिए इनाम, प्रतिस्पर्धा की भावना। देखिए दोस्तों, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि बच्चे दोस्तों समाज की चीज़ों से अति शीघ्र सीखते हैं और उन आदतों को जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? ऑप्शन है प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण, संरक्षण। देखिए दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। पूर्व संक्रियात्मक चरण का समय 2 से 7 वर्ष होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? देखिए दोस्तों, यह कथन लैंगिक रूढ़िवाद को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवाद को दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, समाज में पहले से चली आ रही किसी परंपरा के आधार पर लैंगिक भेदभाव करना लिंग रूढ़िवादिता कहलाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। देखिए दोस्तों, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के अवसर प्रदान करने चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है जेरोम ब्रूनर, डेविड आसवेल, रॉबर्ट एम गायने, लेव वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन लेव वाइगोत्स्की। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या के लिए हतोत्साहित करना चाहिए या कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए या सजा देनी चाहिए। तो याद रखिएगा, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। ऑप्शन है परीक्षा के लिए पढ़ने पर या स्मरण आधारित शिक्षा पर या वेधन और अभ्यास पर या संप्रत्ययी समझ पर। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संप्रत्ययी समझ पर बल देती है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से या आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। तो याद रखिएगा, बच्चों में भाषा विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय है। ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से ऊपर। याद रखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। जन्म से 2 वर्ष जो है ये संवेदी गामक अवस्था का समय है, 2 से 7 वर्ष जो है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय है और 11 से 15 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय है। अगला प्रश्न है, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं। ऑप्शन है आत्मसातीकरण, समायोजन, केंद्रीयता, संरक्षण। याद रखिएगा, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको आत्मसातीकरण कहते हैं। ए ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक नए ज्ञान में पुराने ज्ञान को जोड़कर विचार बनाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन है परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और संस्कृति, भाषा और परिपक्वता। याद रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत भाषा और संस्कृति पर आधारित है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, कहलाता है। ऑप्शन है रूब्रिक, फाइल, आंकड़ों का प्रपत्र, पोर्टफोलियो। याद रखिएगा, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, पोर्टफोलियो कहलाता है। डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं। ऑप्शन है आत्म केंद्रीकरण, बाह्य अप्रेरणा, सृजनात्मकता, कार्यात्मक अटलता। तो याद रखिएगा, प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन ये सृजनात्मकता के लक्षण हैं, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है। ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
देखिए दोस्तों, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और संवेदी गामक अवस्था का समय जन्म से 2 वर्ष होता है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय 11 से 15 वर्ष होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है। याद रखिएगा, यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि रखता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, अंतर्वैयक्तिक दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों को जानने की योग्यता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन है लिखना, कूदना, दौड़ना, तैरना। याद रखिएगा, लिखना जो है ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, लिखना, ड्राइंग करना, कप को पकड़ना, ये सभी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं, जबकि कूदना, दौड़ना, तैरना ये सभी स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, अल्फ्रेड बिनेट, B.F. स्किनर। याद रखिएगा, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, अर्थात सिर से पैरों की ओर है। ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत, मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत। देखिए दोस्तों, शीर्षगामी सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, अर्थात सिर से पैरों की ओर है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। दंड और पुरस्कार का प्रयोग करना ये प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वह छात्र जिन्हें डिसलेक्सिया है उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है। ऑप्शन है पढ़ने में, गतिशीलता में, चित्र बनाने में, सुनने में। तो याद रखिएगा, वह छात्र जिन्हें डिसलेक्सिया है उन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक स्तर पर, पारंपरिक स्तर पर, परतंत्र नैतिकता स्तर पर, सहयोग रूपी नैतिकता स्तर पर। तो याद रखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पारंपरिक स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर, तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से पाठ का सही उदाहरण क्या है। ऑप्शन है सवालों के जवाब बताना, संकेत एवं इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना, उद्दीपन प्रतिक्रिया का अनुकूलन। तो याद रखिएगा, संकेत एवं इशारे देना ये पाठ का सही उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, संकेत एवं इशारे देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पाठ या ढांचा निर्माण का उदाहरण है। बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं,
निम्न में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? ऑप्शन है प्रतियोगिता, चर्चा और संवाद, वेधन और अभ्यास, दंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है चर्चा और संवाद। चर्चा और संवाद विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा चरण संवेदनशील है? ऑप्शन है जन्म पूर्व अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था। याद रखिएगा, भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रारंभिक बाल्यावस्था चरण संवेदनशील होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय 2 से 6 वर्ष होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसप्रेक्सिया। तो याद रखिएगा, डिसकैलकुलिया ये गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? ऑप्शन है वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। संवेगों के नियमन के लिए तकनीक, एक प्रभावशाली व्यवहारवादी युक्ति, प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण। तो याद रखिएगा, स्मृति विषयक युक्ति वह तकनीक है जो याद करने में मदद करती है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आशा है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।